आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SC 2.0 में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत आम है, इतना आम कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। भाषा। बिल्कुल। हमारे एक लिसनर ने भाषा सीखने और सिखाने के विज्ञान पर कुछ बहुत दिलचस्प आर्टिकल्स और नोट्स भेजे हैं। और इन सबको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या? कि आखिर एक इंसान का दिमाग शून्य से शुरू करके भाषा जैसी इतनी जटिल चीज बना कैसे लेता है? ये सवाल तो लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान के दिल में है। क्या ये कोई जादू है जो हम पैदाइशी तौर पर जानते हैं, या फिर ये एक हुनर है जिसे हम मेहनत से सीखते हैं? हाँ, इन सोर्सेज में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई है, और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि भाषा असल में है क्या। बिल्कुल। और इन सोर्सेज में एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया, वो ये कि भाषा स्थिर नहीं होती। ये लगातार बदलती रहती है। एक फैक्ट दिया गया है, आप देख रहे हैं SSC 2.0 यूट्यूब चैनल, कि भारत में ही हर 15-20 किलोमीटर पर बोली या भाषा का रूप बदल जाता है। हाँ, ये सोचना ही कमाल है। जिस भाषा को हम अपनी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा मानते हैं, वो इतनी तरल है। सही कहा। हम भाषा को अक्सर नियमों की एक ठोस किताब की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक बहती हुई नदी की तरह है। अच्छा। नए शब्द जुड़ते हैं, पुराने शब्द गायब हो जाते हैं, बोलने का लहजा बदल जाता है। स्वच्छंद या फ्लेक्सिबल होना ही भाषा का असली स्वभाव है। मतलब अगर भाषा स्थिर होती तो आज भी हम शायद वैसी ही हिंदी बोल रहे होते जैसी 500 साल पहले बोली जाती थी। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जिस पर मैं सोचता रह गया, कि भाषा और लिपि यानी स्क्रिप्ट का आपस में कोई गहरा रिश्ता नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम सोचते हैं हिंदी मतलब देवनागरी और अंग्रेजी मतलब रोमन, पर इन सोर्सेज के मुताबिक हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। बिल्कुल, आजकल मैसेजिंग में हम यही तो करते हैं। हाँ, हिंदी बोलते हैं पर लिखते रोमन में। हाँ, क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। लिपि तो बस उन ध्वनियों को पकड़ने का एक जरिया है, एक कोड है। भाषा तो उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो चलिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही समझते हैं। सोर्सेज में भाषा विज्ञान की कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं: स्वनीम, रूपिम, वाक्य विन्यास। हाँ, ये सब थोड़ा डरावना लग सकता है। इसे आसान कैसे समझे? इन्हें एक घर बनाने की तरह सोच सकते हैं। सबसे छोटी इकाई है स्वनीम यानी फोनीम। ये ध्वनि है। ध्वनि। ये घर बनाने की ईंट या रेत के कण जैसा है, जैसे क, अ, म, अल। इन अलग अलग ध्वनियों का अकेले कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क या म सिर्फ एक आवाज है, फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है रूपिम यानी मॉर्फीम। ये भाषा के लेगो ब्लॉक्स की तरह है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई। अर्थ की, हाँ। जब हम ध्वनियों को जोड़कर कमल बनाते हैं तो ये एक रूपिम है, इसका एक मतलब है। अच्छा। या फिर शब्द असंभव को देखें, इसमें 2 रूपीम है, अ और संभव। हाँ। वो छोटा सा अ एक ऐसा लेगो ब्लॉक है जो किसी भी शब्द से जुड़कर उसका पूरा मतलब पलट देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमारे पास ध्वनियां हैं जिनसे अर्थ वाले शब्द बने। अब इन शब्दों को एक साथ कैसे रखें? यहीं पर वाक्य आप देख रहे हैं SSC 2.0 यूट्यूब चैनल। विन्यास यानी सिंटैक्स आता है। ये घर का नक्शा या ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी। जैसे हिंदी में हम कहते हैं राम ने सेब खाया, कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया। लेकिन अंग्रेजी में कहेंगे रैम एट एन एप्पल, कर्ता क्रिया कर्म। सिंटैक्स ही वह नियम है जो तय करता है कि वाक्यों का ढांचा कैसा होगा। और अगर सिंटैक्स गड़बड़ाया तो बात का मतलब ही बदल जाएगा। सेब ने राम को खाया। सुनने में कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर आता है असल मतलब, जिसे सोर्सेज में अर्थ विज्ञान यानी सेमांटिक्स और उपयोगितावाद यानी प्रैग्मैटिक्स कहा गया है। हाँ, इनमें क्या फर्क है? सेमांटिक्स वाक्य का सीधा सरल किताबी मतलब है। खिड़की खुली है का मतलब है कि खिड़की बंद नहीं है। ठीक है, सीधा सा फैक्ट। पर प्रैग्मैटिक्स वो जादू है जहां कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ सब कुछ बदल देता है। अच्छा। सोचिए, सर्दियों की रात में कमरे में 4 लोग बैठे हैं और कोई कहता है खिड़की खुली है। उसका असली मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक जानकारी दे रहा है। उसका मतलब है कोई जाके खिड़की बंद कर दो, ठंड लग रही है। एग्जैक्टली। वाह। मतलब शब्द वही रहते हैं पर जगह और इंसान बदलते ही उनका मतलब बदल जाता है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। बिल्कुल, यही भाषा की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ शब्द जानना काफी नहीं है।
उन्हें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना असली कला है। हाँ, और ये हमें उस बड़े सवाल पर वापस लाता है कि हम ये सब सीखते कैसे हैं। सोर्सेज में दो बहुत साफ साफ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, और भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग। पहली नजर में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा। अर्जन मतलब एक्विजिशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये वैसे ही है जैसे हम सांस लेना सीखते हैं। कोई सिखाता नहीं, हम बस अपने आसपास के माहौल से सोख लेते हैं। तो हमारी मातृभाषा, हमारी पहली भाषा, हमेशा अर्जित की जाती है। ये हमारे अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने व्याकरण के नियम कब सीख लिए। और अधिगम यानी लर्निंग इसका ठीक उल्टा है। हाँ, वो एक सचेत कॉन्शियस कोशिश है। स्कूल जाना, टीचर से सीखना, व्याकरण के नियम रटना, परीक्षा देना। ये दूसरी या तीसरी भाषा सीखने का तरीका है। इसमें मेहनत लगती है, प्रयास लगता है। इन सोर्सेज में दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेनू का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। जब रेनू स्कूल में जाकर अंग्रेजी की क्लास अटेंड करती है तो वो भाषा का अधिगम कर रही है, नियमों को समझ रही है, शब्दों को याद कर रही है। बिल्कुल। लेकिन जब वो अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ खेलते खेलते, बातचीत करते करते मराठी के कुछ वाक्य बोलना सीख जाती है, तो वो भाषा का अर्जन कर रही है। सही। मुझे लगता है इसमें एक इमोशनल फर्क भी है। अपनी मातृभाषा जो हमने अर्जित की है, उससे हमारा एक जज्बाती रिश्ता होता है। लेकिन जो भाषा हम सीखते हैं वो अक्सर एक टूल या जरूरत की तरह होती है। आपने बहुत गहरी बात कही। यही वजह है कि भाषाविदों के बीच हमेशा ये बहस चलती रही है कि भाषा सीखने की एक क्षमता आखिर आती कहाँ से है। और यहीं पर दो बड़े नामों का जिक्र आता है, नोम चॉम्स्की और स्टीफन क्रैशन। हाँ, इन दोनों के आइडियाज बिल्कुल अलग दिशाओं में जाते हैं। पहले चॉम्स्की की बात करते हैं। उनका आइडिया सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, चॉम्स्की का आइडिया बहुत क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि हम सब एक भाषा अर्जन उपकरण या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, शॉर्ट में LAD के साथ पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में एक तरह का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। और इसी सॉफ्टवेयर में सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर के नियम पहले से लोड होते हैं। एक मिनट, सार्वभौमिक व्याकरण, इसका क्या मतलब हुआ? क्या दुनिया की सारी भाषाओं का व्याकरण एक जैसा है? सीधे तौर पे नहीं। चॉम्स्की का तर्क था कि हम भाषा सीखने के लिए एक ब्लूप्रिंट के साथ पैदा होते हैं। एक ब्लूप्रिंट? जैसे हर घर में दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें और एक छत होती है, वैसे ही दुनिया की हर भाषा में संज्ञा और क्रिया जैसे मूल तत्व होते हैं। अच्छा। हम पैदा होने के बाद बस ये सीखते हैं कि हमारे यहाँ की भाषा में इन दरवाजे, खिड़कियों को कैसे सजाया गया है। मूल ढांचा दिमाग में पहले से है। तो चॉम्स्की के हिसाब से भाषा एक इंस्टिंक्ट है, एक सहज वृत्ति, जैसे चिड़िया का घोंसला बनाना, उसे कोई सिखाता नहीं, वो उसके DNA में है। लेकिन फिर स्टीफन क्रैशन क्या कहते हैं? क्रेशन का फोकस दूसरी भाषा सीखने पर था और वो इसे पूरी तरह अनुभव पर आधारित मानते थे। उन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी, जिनमें से 2 बहुत दिलचस्प हैं। कौन सी? पहली है निवेश परिकल्पना यानी इनपुट हाइपोथेसिस। उनका कहना था कि हम भाषा तब सीखते हैं जब हमें जो इनपुट मिलता है वो हमारे मौजूदा लेवल से बस थोड़ा सा ऊपर हो। मतलब अगर मुझे 100 शब्द आते हैं तो मुझे ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जिसमें 105 शब्द हों, 500 नहीं। बिल्कुल। अगर इनपुट बहुत आसान है तो हम बोर हो जाएंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे, और अगर इनपुट बहुत मुश्किल है तो हम घबरा जाएंगे और सीखना छोड़ देंगे। तो सीखने का एक स्वीट स्पॉट होता है। हाँ, जो हमें थोड़ा सा चैलेंज करे। और उनकी दूसरी परिकल्पना कौन सी है जो आपको दिलचस्प लगी? वो है भावात्मक फिल्टर परिकल्पना यानी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। भावात्मक फिल्टर? क्रैशन का मानना था कि हमारे दिमाग में एक इमोशनल फिल्टर या ढाल होती है। जब हम घबराए हुए होते हैं, तनाव में होते हैं या हम में आत्मविश्वास की कमी होती है तो ये फिल्टर ऊपर उठ जाता है और किसी भी नई जानकारी को दिमाग में आने से रोक देता है। हाँ, ये तो मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ। मैंने एक बार ऐसी क्लास में बैठने की कोशिश की थी जहां सिर्फ जर्मन बोलने की इजाजत थी। 15 मिनट बाद मेरे सिर में दर्द होने लगा। आपका भावात्मक फिल्टर शायद आसमान छू रहा था। बिल्कुल। सीखने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल कितना जरूरी है, ये बात यहाँ से साफ होती है। हाँ, और ये हमें भाषा के कौशलों यानी स्किल्स पर लाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। हाँ, क्रैशन की थ्योरी बताती है कि बोलने का कौशल सुधारने के लिए सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करना काफी नहीं है।
जब तक हमारा आत्मविश्वास कम है, हमारा फिल्टर ऊपर रहेगा। तो इसका समाधान क्या है? सोर्सेज में उच्चारण की समस्या का जिक्र है, जो अक्सर आत्मविश्वास की कमी से जुड़ी होती है। समाधान है क्लासरूम को एक खेल का मैदान बना देना। खेल का मैदान? हाँ, ऐसी गतिविधियां कराना जहां बच्चे बोलना भूलकर खेल में मग्न हो जाएं, जैसे कोई रोल प्ले या कोई मजेदार टंग ट्विस्टर। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बिल्कुल। हाँ, जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मेरा उच्चारण सही है या नहीं। आपका ध्यान खेल पर होता है और झिझक अपने आप दूर हो जाती है। सही बात है। अब बात करते हैं पढ़ने यानी पठन कौशल की। ये सिर्फ अक्षरों को पहचानना नहीं है, इसके भी कई लेवल हैं। सोर्सेज में 4 तरह की रीडिंग का जिक्र है। हाँ, ये बहुत काम का है। पहला है विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग, जो हम मजे के लिए करते हैं, जैसे कोई कहानी या उपन्यास पढ़ना। दूसरा है गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग, जो हम किसी खास जानकारी के लिए करते हैं, जैसे परीक्षा के लिए किसी चैप्टर को बारीकी से पढ़ना। और 2 और हैं जो बहुत मिलते जुलते लगते हैं पर हैं अलग। सरसरी तौर पर पठन यानी स्किमिंग और बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग। इनमें क्या अंतर है? स्किमिंग का मतलब है किसी टेक्स्ट का मुख्य आइडिया या जिस्ट पता करने के लिए उसे तेजी से देखना, जैसे अखबार की सुर्खियां पढ़ना। अच्छा, बस ऊपर ऊपर से देखना कि बात किस बारे में है। हाँ, और स्कैनिंग का मतलब है किसी एक खास जानकारी को ढूंढना, जैसे फोन बुक में किसी का नंबर ढूंढना या डिक्शनरी में किसी शब्द का मतलब खोजना। आप पूरा पेज नहीं पढ़ते, आपकी नजरें बस उस एक जानकारी को स्कैन कर रही होती हैं। बहुत बढ़िया। इन सभी कौशलों को सिखाने के तरीके भी अलग अलग होंगे फिर तो? बिल्कुल, और यहीं से शिक्षण विधियों की दुनिया शुरू होती है। एक तरफ पुरानी व्याकरण अनुवाद विधि है, जहां हर वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता था और नियमों पर बहुत जोर था। हाँ, मुझे हमेशा से लगता था कि व्याकरण सीखना मतलब नियमों को रटना। स्कूल में तो यही होता था। क्या ये तरीका वाकई गलत है? ये एक बहुत आम धारणा है और इसी वजह से लोग व्याकरण से डरते हैं। असल में व्याकरण को नियमों की जेल की तरह नहीं, बल्कि भाषा के मैकेनिक की तरह देखना चाहिए। कि इंजन काम कैसे करता है? बिल्कुल। व्याकरण को जब हम संदर्भ में पढ़ाते हैं, असल बातचीत से जोड़कर, तो वो बोझ नहीं लगता। और आज की मॉडर्न विधि कौन सी है? आज की सबसे मॉडर्न विधि है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या CLT। ये इसी पर जोर देती है, मतलब पर, बातचीत पर, नियमों पर नहीं। मतलब भाषा को एक जीवित चीज की तरह सिखाना, न कि एक मृत विषय की तरह। सही पकड़ा। मुझे लगता है ये पूरी चर्चा हमें एक ही निष्कर्ष पर लाती है। भाषा सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल का, समाज का और हमारे पूरे अस्तित्व का खेल है। बिल्कुल। हमने देखा कि भाषा स्थिर नहीं बल्कि एक बहती नदी है। हमने उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स समझे, फोनीम से लेकर प्रैग्मेटिक्स तक। अर्जन और अधिगम का फर्क जाना। और चॉम्स्की और क्रैशन की नजरों से देखा कि भाषा हमारे दिमाग में कैसे बसती है। ये सिर्फ एक विषय नहीं, ये वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। इन सोर्सेस के मुताबिक नॉम चॉम्स्की का मानना है कि भाषा सीखने की हमारी क्षमता जन्मजात है। हाँ, यूनिवर्सल ग्रामर। अगर ये सच है और हर इंसान के दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर का ब्लूप्रिंट मौजूद है, तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान सही माहौल मिलने पर कोई भी भाषा उतनी ही आसानी से सीख सकता है जितनी कोई और? क्या भाषा की कोई प्राकृतिक प्रतिभा जैसी चीज होती ही नहीं?